वो करते हैं, क्या नाम है इसका, क्या यार, कंक्लूजन पैराग्राफ। आंखों को ना थोड़ा सा रेस्ट देना होता है, ब्रेक इसलिए जरूरी होती है कि मुसलसल 2 क्लासेस आंखें पथरा जाती हैं स्क्रीन देख देख के। अच्छा जी, आई एम मूविंग ऑन टू दी कंक्लूजन। ये मैं आपके ग्रुप में अभी भेजता हूँ सारा कुछ। कंक्लूजन। सर एक क्वेश्चन है कि थर्ड पैराग्राफ का क्या रोल हुआ फिर? सर शरबाब, थर्ड पैराग्राफ ने बेटी पैराग्राफ को स्टार्ट कर दिया, उसने अपना ऐसे स्टार्ट हो गई। थर्ड पैराग्राफ तो आपकी आर्गुमेंट बात शुरू हो गई ना। मसलन ये देखो ना, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। हम एक आउटलाइन देख लेते हैं। मेरा ख्याल है तुम इससे कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग। ये थर्ड पैराग्राफ, व्हाट इज हायर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। इससे कंफ्यूज हो रहे हो ना कि हम यहाँ पे जो है वो क्या डिस्कस करेंगे। चलो मैं तुम्हें इसका ना क्रंच पैराग्राफ लिख देता हूँ। सेकंड पैरा तो स्टार्ट करने से पहले सेकंड पैराग्राफ में ट्रांजिशन लाइंस कौन लिखेंगे ना जी। ट्रांजिशन लाइंस तो कभी भी नहीं लिखनी होती ना सानिया फरूक। ट्रांजिशन लाइंस तो जब आउटलाइन दी हो तो ट्रांजिशन लाइन लिखते ही नहीं है। ट्रांजिशन वहां लिखते हैं लाइंस जहां पे एसए के एग्जामिनर ने आउटलाइन नहीं मांगी हुई। मैं तुम्हें इसका क्रंच पैराग्राफ थोड़ा सा डेवलप करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसका क्रंच पैराग्राफ ये होगा कि और इसके क्रंच पैराग्राफ की हेडिंग हमारी क्या होगी भला? क्रंच पैराग्राफ की हेडिंग बनेगी हाउ हायर एजुकेशन इज facing problems that require remedies. ठीक है, अभी देख लो, इसके अंदर सिर्फ हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही, हमने टॉपिक को रीस्टेट किया। The role of higher education in any country is to prepare the youth to contribute in the economic growth of the country. हायर एजुकेशन का काम क्या होता है? The role of higher education in any country is to prepare. गो के क्रंच पैराग्राफ आउटलाइन में नहीं लिखना होता यार, ये भी ना कहीं गलती कर बैठो तुम लोग, समझो कि जी इसको यहाँ पे आउटलाइन में लिखना होता है, क्योंकि बाद में सारी दुनिया ने जो है वो लिख रहा होना है, इसको आउटलाइन में लिख रहा होना है और उन्होंने कहना जी सर ने हमें करके दिखाया था। सो मैं आपको यहाँ से निकाल के ले जाऊं।
नजर आ रहा है स्टूडेंट्स ये? अच्छा, ये बोला था हेडिंग में इसलिए साथ ले आया हूं ताकि आपको पता हो कि ये क्रंच पैराग्राफ है। अच्छा, the role of higher education in any country is to prepare the youth to contribute to the national economic growth. However, in Pakistan, the higher education is facing several such issues due to which it is unable to train the national human resource properly. Instead of instilling the skills required for different kinds of jobs in Pakistan, higher education is just focusing on cramming based examination system without any focus on creating an analytical and critical thinking. In this way, although Pakistani youth has academic degrees, but most of them lack skills which are required for employment in the 21st century. हो रहा है ना, केस एस्टेब्लिश हो रहा है ना? The problems of higher education are not limited to a few. There is a whole plethora of issues which mar the higher education. अब बताओ 124 वर्ड्स का ये पैराग्राफ लिखा गया, ये क्या किया है? जी स्टूडेंट्स, अब बताओ इसमें क्या किया है हमने? मैंने सिर्फ और सिर्फ हाउ हायर एजुकेशन इज फेसिंग प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रेमेडीज, सिर्फ मैंने ये बयान किया है हायर एजुकेशन का जो काम था बुनियादी तौर पे क्या काम है उसका काम है टू ट्रेन द नेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर्ली। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे किया जाता है, उसमें इंस्टिल करनी होती है स्किल्स, वो नहीं की जा रही। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रैमिंग बेस्ड एग्जामिनेशन पे फोकस किया जा रहा है और यस प्रॉब्लमेटाइज किया गया। मुकद्दसा यू आर राइट, जस्ट फोकस किया जा रहा है क्रैमिंग बेस्ड एग्जामिनेशंस पे, जिससे विदाउट एनी फोकस ऑन क्रिएटिंग एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। उसकी वजह से क्या हुआ है, पाकिस्तानी यूथ के पास एकेडमिक डिग्रीज तो हैं लेकिन स्किल्स नहीं है जिनसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। और फिर प्रॉब्लम्स को थोड़ी नहीं है, हायर एजुकेशन आर नॉट लिमिटेड टू अ फ्यू। हमने किसी प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया, सिर्फ उसका ये किया है कि रिजल्ट उसका क्या निकल रहा है, ऐसे हम लिख क्यों रहे हैं।
There is a whole plethora of issues which mar the performance of higher education, which require immediate remedies की जरूरत है. G class, is this good enough? इसी से समझ आती है कि क्या चीज है क्रंच पैराग्राफ. आपके सामने मैंने सामने आपके लिख लिया बैठे बैठे, क्योंकि टॉपिक मतलब सिर्फ टॉपिक को समझाना है ना. जो मैं जुबानी तुम्हें समझाया करता हूँ आज मैंने लिख के समझा दिया आपको. इसी बहाने हमारा सैंपल बन गया. ठीक है. थीसिस स्टेटमेंट टॉपिक इंटरप्रेट करती है सिर्फ एक सेंटेंस में, सिर्फ एक सेंटेंस में. मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. सॉरी कैमरा मुझे ऑन करना पड़ा. आपको याद में करा देता हूं. थीसिस स्टेटमेंट लिखते वक्त मैंने आपसे कहा था कि थीसिस स्टेटमेंट का सेंटेंस नंबर 2 डिस्क्राइब करता है सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू. और मैंने ये कहा था थीसिस स्टेटमेंट पढ़ाते वक्त कि जो शख्स ये सेंटेंस नंबर 2 थीसिस स्टेटमेंट का निकाल लेता है वही क्रंच पैराग्राफ भी लिख सकेगा आगे चल के. सो इसका बिल्कुल वही काम है जो सेंटेंस नंबर 2 ने किया था कि सिग्निफिकेंस क्या है टॉपिक की, और आगे चल के हम उसको पैराग्राफ लिखते हैं, पूरा एस्टैब्लिश करते हैं. और पता है क्या होता है, एक्सपोजिटरी एसे में आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी इंट्रोडक्शन के एंड पे, और वहां पे वो सेंटेंस नंबर 2 आया था सिग्निफिकेंस का. चनाचे लिंक हो गया और अगला पैराग्राफ ये आ गया जिसमें उसी को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया. ऐसे इसके अलावा है कि प्रॉब्लम्स क्या है, रेमेडीज क्या है, इंपैक्ट क्या है. ऐसे इसके अलावा सारी जिस तरह वाटर क्राइसिस के मैंने स्टेटिस्टिक्स बताए हैं तो वैसे में इस्तेमाल नहीं होने. ऐसे में तो आप चले कि कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है, रेमेडीज क्या है. अब आप मुझे क्लियर का सिग्नल दें तो मैं आगे चलूं कंक्लूजन पैराग्राफ के. अच्छा हो जाता है, इसी बहाने सैंपल क्रिएट हो गया. मैंने जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है वो भी इसी तरह स्टूडेंट्स ने पूछा था, मैंने उधर से आउटलाइन उठाई और उधर से इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख के दिखा दिया कि लोग. अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं कंक्लूजन पैराग्राफ पे. स्टूडेंट्स इसका भी स्ट्रक्चर कोई नहीं होता. कंक्लूजन पैराग्राफ 150 टू 180 वर्ड्स में होता है. इसकी जो लेंथ है जरा नोट कर लें. और ये पैराग्राफ थोड़ा सा 5-7 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगा. उसकी वजह ये है कि ये एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा ना, क्रंच पैराग्राफ सेकंड सेंटेंस जो पैराग्राफ में होता है वही रूल्स अप्लाई होते हैं क्रंच पैराग्राफ पे. इसी तरीके से हमारा जो कंक्लूजन पैराग्राफ है, जैसे पैराग्राफ में था ना कंक्लूडिंग सेंटेंस, सेम जो रूल्स कंक्लूडिंग सेंटेंस के हैं वही रूल्स कंक्लूजन पैराग्राफ के. कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करता है? कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो पैराग्राफ को सम अप करता है. क्यों स्टूडेंट्स? व्हाट डज द कंक्लूडिंग सेंटेंस डू इन द पैराग्राफ? It sums up. कंक्लूडिंग सेंटेंस पैराग्राफ में स्टूडेंट्स क्या करता है? Wraps up the discussion. Very well said. Sum up. जो पैराग्राफ में बात की गई. क्यों भाई स्टूडेंट्स या चुप ही कर गए हो? समरी ना हाजरा, ऐसे की नहीं बात कर रहा मैं. सेंटेंस पूछ रहा हूं आपसे. सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या करता था? वाइंड अप द डिस्कशन. ये समरी ऐसे की नहीं है. सम अप एंड नॉट ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. हीरा फरूक बिल्कुल जो काम जो कंक्लूडिंग सेंटेंस ने किया था पैराग्राफ में, बिल्कुल वो काम कंक्लूडिंग पैराग्राफ करता है ऐसे में. अब आपको समझ आएगी कि मैं पैराग्राफ के ऊपर इतना जोर क्यों देता हूं. सही बताऊं तो पैराग्राफ लिखवाने में ही मैं आपको पूरी ऐसे लिखने का तरीका समझा गया हुआ था.
आई रिपीट, पैराग्राफ हमने कहा था ना मिनी एसे है। पैराग्राफ लिखने में आप एक्चुअली एसे लिखने का तरीका भी सीख के हुए थे। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। सेकंड सेंटेंस क्या था? क्रंच पैराग्राफ। दरमियान में सपोर्टिंग पॉइंट और एविडेंस क्या थी? बॉडी पैराग्राफ्स। और उसका जो वाइंड अप सेंटेंस, जो लास्ट कंक्लूडिंग सेंटेंस था, वो हमारा बन गया कंक्लूजन पैराग्राफ। दैट इज व्हाई द पैराग्राफ इज जस्ट लाइक अ स्मॉल एसे। जिन लोगों ने पैराग्राफ डेवलप करना सीख लिया, वो फिर ऐसे डेवलप करना भी सीख लेते हैं। तो इसका कंक्लूजन का मेन काम ही ये है कि इसमें सम अप करना है व्हाट यू हैव प्रेजेंटेड इन द बॉडी ऑफ योर एसे। जरा ख्याल रखिएगा, नो न्यू इंफॉर्मेशन लाइक न्यू सॉल्यूशंस और न्यू रेमेडीज इज प्रेजेंटेड इन द कंक्लूजन। कोई यहाँ पे हमने नई इंफॉर्मेशन नहीं। ये कहना इसलिए पड़ता है कि बाद औक़ात ना लोग कंक्लूजन पैराग्राफ में नए सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। भाई आपने पीछे जो पैराग्राफ्स में दिए थे ना, वे फॉरवर्ड दिया था, बस उसी को ऐड कर दें यहाँ पे तो बात पूरी हो जाएगी। नहीं, वो ना यहाँ पे पाकिस्तान में मिक्स कर देते हैं लोग कंक्लूजन को, वो जो थीसिस में था ना कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, ये उसके साथ मिक्स कर जाते हैं और नई रिकमेंडेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जरा अवॉइड करनी होती है। कंक्लूजन इज समवट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंट्रोडक्शन। जिस तरीके से इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि ये चीजें हमारे पैराग्राफ इस ऐसे में शामिल होंगी, अब हम यहाँ पे कंक्लूजन पैराग्राफ में उसी इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि कंक्लूजन पैराग्राफ शॉर्टर है। हमारा जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था वो 220 to 250 वर्ड्स का था, कंक्लूजन जो है वो 150 to 180 वर्ड्स का है। दूसरा, इसकी टोन ऑफ राइटिंग जरा डिफरेंट होती है। टोन ऑफ राइटिंग से मुराद ये है कि जब हम वो कर रहे थे, जब आ रही थी, जब हमने इंट्रोडक्शन लिखा था तो उस वक्त हमारी टोन इलेबोरेटिव थी। हम बड़ी डिटेल से इलेबोरेट करके चीजों को जो है वो बयान कर रहे थे, एक एक पॉइंट हम लिख रहे थे। ये यहाँ पे हमारी जो टोन है वो कंक्लूसिव है। अब हम सारे पॉइंट्स को जिक्र नहीं करते, अब हम समराइज कर लेते हैं आप अपनी डिस्कशन को। और देखिए, मैंने सारी ऐसे में समरी का वर्ड यूज नहीं किया। अब यहाँ पे हम समराइज करते हैं अपनी डिस्कशन को एंड ड्रॉ ऑन सम ऑफ द मेन पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द बॉडी ऑफ द एसे, बट नॉट इन टू मच डिटेल। अब जो इंट्रोडक्शन में और इसमें क्या फर्क आया? फिर इंट्रोडक्शन में हमने अपने जो मेन पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स नहीं, सारे पॉइंट्स जिक्र किया था। वहां पे जिस्ट थी, रिफ्लेक्शन थी आउटलाइन की, यानी, और रिफ्लेक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन होती है ट्रू। रिफ्लेक्शन में कोई चीज कम नहीं होती। रिफ्लेक्शन बिल्कुल जो है वो ट्रू रिफ्लेक्शन होती है असल सीन की। तो जितने पॉइंट्स थे उतने के उतने हमने कर दिए थे, उसमें प्रेजेंट किए थे इंट्रोडक्शन में। लेकिन यहां पे हमने अब समरी पेश करनी है। यहाँ पे अब हम अपने जो पॉइंट्स थे उनको मुख्तसर करके पेश करेंगे। और जब हम मुख्तसर करके पेश करते हैं तो सिनोनिम्स यूज कर लें, पैराफ्रेजिंग यूज कर लें, क्योंकि पॉइंट्स देखो ना सेम है, आउटलाइन में भी लिखे, इंट्रोडक्शन में भी लिखे, बॉडी पैराग्राफ्स में उन पॉइंट्स पे डिस्कशन भी की। अब जब चल के तो कंक्लूजन पैराग्राफ आता है तो अब बार बार उन्हीं टर्म्स को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। सो अब यहाँ पे आप सिनोनिम्स यूज कर लें उन टर्म्स के लिए, पैराफ्रेजिंग यूज कर लें, ताकि सेम टू सेम वर्ड सारे जो हैं वो ना हो जाएं, रिपीट ना हो जाए। तो ये है हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ। इसका सैंपल इसलिए नहीं हो सकता कि सैंपल के लिए मुझे पहले आपको पूरी ऐसे पढ़ाऊंगा तो चल के उसका कंक्लूजन जो है वो दिखाया जाएगा। सर, कॉजेज से जब इंपैक्ट की तरफ मूव करेंगे इन बॉडी पैराग्राफ्स तो भी ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं आएगा ना जी मारिया नजीर, वो अपने टॉपिक सेंटेंस से ही ट्रांजिशन करनी होती है। जी आबदा खान बिल्कुल सही कह रही है बेटी, ट्रांजिशन लाइंस नहीं आनी है स्टूडेंट्स।
CSS ऐसे में ट्रांजिशन लाइंस नहीं आती, इसलिए कि बाहर आपने आउटलाइन लिखी हुई है, एग्जामिनर ने कहा हुआ है। अब अगर आप ट्रांजिशन लिखेंगे तो वो झटका लगता है और वो सारा फ्लो ऐसे का टूट जाता है। नहीं, कॉज एंड इफेक्ट्स भी सारा नहीं ना आता, सारे पॉइंट्स नहीं ना आते। आप सम अप करके एक ही सेंटेंस के अंदर जो है वो उसको सारे पॉइंट्स नहीं होंगे। 21,000 अच्छा है एमएस आईडी तुम्हारी सर अहमद। कंक्लूजन पैराग्राफ लिखते वक्त एक चीज का ख्याल रखें कि जब आप कंक्लूजन पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके शुरू में कुछ ना कुछ मेंशन जरूर करें एग्जामिनर को बताने के लिए कि आपका कंक्लूजन पैराग्राफ है। लाइक इन समेशन या इन अ नटशेल या कंक्लूसिवली वन में से दैट या इन कंक्लूजन, इस तरह का कोई ना कोई इंडिकेटर एग्जामिनर को ये जरूर दिखाएं कि ये मेरा कंक्लूजन पैराग्राफ। क्योंकि कंक्लूजन पैराग्राफ अगर आप लिखने तक पहुंच गए हैं ऐसे के अंदर तो बड़ी अचीवमेंट है आपकी। मैं कहा करता हूं कि इसको बकायदा शो मारो एग्जामिनर के सामने, उसको दिखाओगे सर जी ये देखें मैं कंक्लूजन पैराग्राफ लिख रहा हूं। इसलिए कि ज्यादातर लोगों की ऐसे जो है वो पूरी नहीं होती या सेलिब्रेटेड, बकायदा उसको दिखाओ कि ये देखें मैं मतलब, इसलिए कि देखिए मैंने 3 घंटे के टाइम में टॉपिक वो सिलेक्ट भी किया है, उसकी सारा ब्रेक डाउन आउटलाइन सारी पूरी ऐसे लिख के हर चीज करके ये देखे मैं वाइंड अप भी कर रहा हूँ 3 घंटे के अंदर। ये बड़ी अचीवमेंट होती है, हर शख्स की ऐसे नहीं खत्म होती। जाहिर है ऐसे पूरा ही नहीं हुआ तो फिर कामयाब कहां से होना है। इसलिए टाइम रखें हमेशा कंक्लूजन पैराग्राफ के लिए, अपने आप को टाइमिंग अपनी टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करें कि आपके पास टाइम होना चाहिए आखिर में कंक्लूजन के लिए। देखो ना, तस्वीर बनाइए ना, आपने जो सर बनाया है तो पैर ना बनाए जाए तो तस्वीर तो पूरी ना हुई। इसलिए इसको कंप्लीट करें हमेशा और मेंशन जरूर करें। बहुत से लोग गलती करते हैं, आखिरी पैराग्राफ से पहले इंडिकेट नहीं करते, एग्जामिनर को समझ नहीं आती कि ये ऐसे पूरी हुई है या इसका अभी पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ में कोई डिस्कशन चल रही है। उसको दिखाओ झंडी दो उसको कि ये आखिरी डब्बा आ गया ट्रेन का। बट नेवर यूज द टर्म्स एट लास्ट, फाइनली और इन द एंड। ये बड़ा मसला है बाज़ का लोगों का कि वो ज्यादा ही कोई उसके अंदर ना जज्बाती, वो एट लास्ट। बाज़ लोग तो ये भी लिखते हैं कि द फाइनल वर्ड ऑन दिस टॉपिक कैन बी रिटन एज, तो नहीं हो एक भाई, या इन द एंड। वो किस चीज का एंड यार, नॉलेज का कोई एंड नहीं होता। आपका टाइम पूरा हो गया है, आपका 3 घंटे पूरे हो गए हैं, आपकी आउटलाइन पूरी हो गई है, ये टॉपिक तो अभी काफी डिस्कस हो सकता है। इसलिए ना ये टर्म्स आखिर में लोग बड़े मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स तो कहीं भी कभी भी नहीं लिखनी होती। द फाइनल वर्ड ऑन दिस या इन द एंड इट कैन बी सेड, नहीं द एंड नहीं है। सहाब तुम हमेशा शॉर्टकट्स वाले नालायक स्टूडेंट्स वाले सवाल पूछते हो, सर जी अगर कंक्लूजन रह जाए तो मार्क्स मिल जाते हैं? नहीं, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 37-38 मार्क्स देके फेल कर देंगे। खत्म ही नहीं किया आपने काम। ये ना इसके हमेशा क्वेश्चन होते हैं कि सर गुजारा कितने से हो सकता है? सखावत सरप्राइजिंग चीज ये होती है कि मैं मतलब हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ ना एक टाइम पे। मेरे पास इस वक्त कोई 20 के करीब ऑनलाइन सेशंस हैं, कोई 40 के करीब सेशंस हैं दूसरे वो, लेकिन स्टूडेंट्स के नाम याद होते हैं, उनकी छोटी छोटी आदतें याद होती हैं मुझे कम से कम। इसी तरह से कैंपस क्लासेस में है, वहां पे हमें लोगों का नाम नहीं पता होता, चेहरे पता होते हैं। यहाँ पे हमें चेहरे नहीं पता, यहाँ पे नाम पता है। कुछ इंडिकेटर्स आप बता दें, ये बताया ना, है ना, इन समेशन इन अ नटशेल बताए तो हैं, नाम याद आ जाते हैं। ये बार बार चैट में देख देख के, चैट में ऑन रखता हूँ, आप लोग बातें कर रहे होते हैं, हर बंदे की हरकतें अलग अलग होती हैं। जैसे मारिया नजीर की हरकतें अलग हैं, ये और तरह बातें करती है, रुबाब और बातें करती है, आखिर कभी कभार बोलता है।
वाओ, मतलब मैं पूरी तरह अटेंटिव हूं ना अपनी क्लास में। अच्छा जी, तो हमारे आशकान किधर गए हैं? अल्लाह दिता वो पहले भी मीटिंग से आउट था बेचारा। मारिया नजीर तो बातें तो करती हो तुम इसके अंदर, मुझे ये पता है। हाँ मौजूद है, ठीक है। मतलब बात स्टूडेंट्स है ना जिनको पता है कि ये सर को पसंद है कि ये डिस्कशन चलती रहे, चैट चलती रहे, तो वो फिर मेरा ख्याल रखते हैं। वो बेचारे ना ऐड चैट को चलाई रखते हैं। ये इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं। मुकद्दसा बड़े अरसे बाद बोली है, इसने एक पहले पॉइंट दिया बड़ा अच्छा। अच्छा जी, फिनिश योर कंक्लूजन ऑन अ रे ऑफ होप। कहानी अभी खत्म नहीं हुई दोस्तों, अभी चल रही है। फिनिश योर कंक्लूजन, इसके अंदर ये बहुत है कि इसके अंदर ऑप्टिमिज्म होनी चाहिए। अच्छा मैं कैसा बोलती हूँ, ठीक है बेटे। शो ऑप्टिमिज्म दैट द रेमेडीज, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, शो ऑप्टिमिज्म दैट द रेमेडीज यू हैव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंक्लूजन पैराग्राफ का। ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक नोट पे खत्म करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप रेमेडीज का पार्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको ना क्रिएटिवली लिखें। रेमेडीज को हमेशा ध्यान से लिखें, वो अखबारी स्टाइल की रेमेडीज ना दें कि गवर्नमेंट शुड मेक सर्टेन पॉलिसीज बाय व्हिच द इशू ऑफ द वाटर क्राइसिस कुड बी रिजॉल्व्ड इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट शुड टेक सर्टेन पॉलिसी, बोलना कौन सी पॉलिसीज। ये अखबारी स्टाइल है कि हुकूमत को चाहिए कि वो चीज का कुछ करे। हुकूमत को चाहिए कि जहाजों को रोके। ये रातों को हमारा तरा काटते हैं। बड़े अरसे बाद शेर याद आ गया। तो हुकूमत को चाहिए नहीं कहना, आपने जो है उसको रेमेडीज इस तरह की दो, इसलिए कि तुमने कंक्लूजन पैराग्राफ में चल के उसको डिफेंड करना है अपनी रेमेडीज को। Are you getting my point? कंक्लूजन पैराग्राफ में तुमने बताना है कि जनाब जो मैंने रेमेडीज दी हैं उनसे इस मसले को हल किया जा सकता है। यहां पे आप सुपर हीरो बन जाते हैं। कंक्लूजन पैराग्राफ में आप बताते हैं एग्जामिनर को मैंने तो मसला हल कर दिया हुआ है। यहां तो आप वाटर क्राइसिस भी हल कर जाएंगे, मुल्क में टैक्सेशन क्राइसिस के हल भी दे देंगे, यहां आप हर चीज को हल कर देंगे। ऑप्टिमिज्म, कोई अफसोस वाली बात नहीं है। मसलन उसकी वजह पता है क्या स्टूडेंट्स? बाज टॉपिक्स इतने मनहूस किस्म के हैं ऐसे के कि उसका एंड ही जो है ना बड़ा खराब किस्म का निकलता है। मसलन वाटर क्राइसिस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब मुझे बताओ इसका एंड क्या निकलेगा इसका, इस टॉपिक। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट गर्म हो जाएगा, प्लेनेट खुश्क हो जाएगा, हम सारे मर जाएंगे, पूरी इंसानियत जो है एक्सटेंशन हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लिखना नहीं ना, इस तरह नहीं ना लिखना। मैं अब सुभान एग्जांपल दे रहा हूं। या जिस तरह करप्शन है पाकिस्तान में, अब करप्शन जो है वो क्या कहें कि नहीं खत्म हो सकती मुल्क में। नहीं, रिकमेंडेशंस नहीं देंगे, मैं जरा बताता हूं आपको ना कि करप्शन क्या है, खत्म कर देगी सारा कुछ, नहीं। हमने यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हो जाना है। मसलन although corruption has devoured the social, economic and moral fiber of Pakistani society, ये तबाह करके रख दिया है उसने पाकिस्तानी सोसाइटी को, by acting out these suggested remedies जो मैंने सजेस्ट की हैं पीछे। पाकिस्तान कैन अगेन बी सेट ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बताओ नारा लगता है कि नहीं? यहाँ पे लगता है ना, बस यहाँ झंडा नहीं बताना बस, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक इतना होना चाहिए आखिर में कि आप जो है यहाँ पे वो। या क्लाइमेट चेंज देखो, द पिक्चर ऑफ क्लाइमेट चेंज सीम्स टू पेंट अ ब्लीक फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, हाउएवर इट्स अ फॉल्स इंप्रेशन। मैं हूं ना। By acting out the suggested remedies, mankind can surely overcome climate change
and reduce its negative effects for the better future of coming generations. अब बताओ पाकिस्तान जिंदाबाद लगता है कि नहीं लगता? इतना ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए आखिर में। हाँ जी, नहीं आपने रेमेडीज दी हैं ऐसी कि जिनके साथ उसको हल किया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप दे सकते हैं आखिर में कोई ऑप्टिमिस्टिक कोई पोएट्री की लाइंस या हदीस लगा सकते हैं यहाँ पे, या कोटेशन लगा सकते हैं, या कोई आयत लिखी जा सकती है। यहाँ पे आप कोई भी चीज इस तरह की जो है वो लगा सकते हैं वहां पे। बस ये ख्याल रखना है कि उसको प्रॉपरली मतलब वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, पता होना चाहिए किसकी है। और एक एडवांटेज आपको बताऊं कंक्लूजन में, आखिर में कोटेशन लिखने का एक मजेदार बात यह है कि जब आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे थे तो हमने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में मैंने कहा था कि साथ उसको एक्सप्लेन करना है, लिंक करना है अपने पैराग्राफ से। अब अगर आप कोटेशन लिखेंगे तो लिंक करने की जरूरत नहीं है, चुप करके कोटेशन लिखो और निकल जाओ। यहां आपको आजादी है। जी, वाटर क्राइसिस को भी वो सर जी हमारे लिए कौन सा मुश्किल है किसी मसले को हल करना? इनाग्रेशन वाटर क्राइसिस भी कोई प्रॉब्लम है? ऐसे ऐसे मशवरे हमारे पास के हर चीज ऑप्टिमिस्टिकली खत्म हो सकती है। जनाब आप फ्यूचर ब्यूरोक्रेट बनने का केस प्लीड कर रहे हैं। हमें आप लेके आए ना ब्यूरोक्रेसी में, देखें हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि ये मसले तो मसले कोई नहीं है। आप कंक्लूजन में ये काम कर रहे हैं। अब समझ आइए स्टूडेंट्स, कंक्लूजन को ध्यान से करो। उसकी एक और रीजन भी है, इसकी काफी सारी टिप्स है मेरे पास। उसकी एक और रीजन भी है, एग्जामिनर तुम्हारे कंक्लूजन के टाइम पे तुम्हारे मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स कंक्लूजन पैराग्राफ को फेंक के आ जाते हैं, टाइम खत्म हो गया, हमें बस 3-4 लाइनें जल्दी जल्दी स्क्रिबल की। नहीं, दिस इज द टाइम जब आप किसी भी शख्स को देखते हैं तो उसका सर भी देखते हैं तो पाँव भी देखते हैं। एग्जामिनर अब तुम्हारे मार्क्स अपने माइंड में मेकअप कर रहे हैं, तो टाइम रखो अपने आप को। जब आप ऐसे लिखते हैं टाइम मैनेजमेंट लर्न करें। मैं कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में जरा मेथड्स हैं इसके कि किस तरीके से हम फर्स्ट आवर में कितना लिखना है, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना प्रैक्टिस करनी है उसके बाद। मैं थोड़ी सी खामोशी कर रहा हूं क्योंकि अब आगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे के ऊपर बोलना है, तो 2 मिनट हम जरा मेरी मिसेज ने पिछले दिनों वो लेक्चर जो चल रहा था ना यूट्यूब पे, जो रिवीजन क्लास चल रही थी, तो मैंने लिंक भेजा हुआ था कि मैं टीवी पे आना है तो आप देखिएगा। उन्होंने घर में वो लिंक किया हुआ था बच्चों ने। तो बाद में बंदे को होता है अच्छा भाई जितनी मर्जी, वी हैव बीन मैरिड फॉर 35 years नाउ, वी रिसेंटली सेलिब्रेटेड आवर वेडिंग एनिवर्सरी। लेकिन वो जो बंदे की सारी उम्र की जो होती है ना शो मारने की आदत जो बीवी के सामने, वो नहीं जाती। तो मैं जब लेक्चर के बाद मैंने उसको फोन किया, मैं कह कैसा लगा तुम्हें? कहती है आप इतना बोल लेते हैं। आप बोली जाती है, बोली जाती है। मैं क्या तू करवाना तारीफ अपनी। मैं कभी टीचर हूँ, मैं खाली बोल रहा जब इतना बोल लेते हैं। मैं क्या इसलिए बोल नहीं 3 घंटे, मैं के दरमियान में 20 मिनट जाके साइड पे हम बिल्कुल चुप कर जाते हैं, अपने गले को रेस्ट देते हैं। स्टूडेंट मैं 2 मिनट जरा वक्फा करूंगा बीच में बोलने का, ठीक है? फिर आर्गुमेंटेटिव शुरू करते हैं।
मुझे जरा व्हाट्सएप पे अपना वो मैसेज भेजिएगा, मैं नोट्स इतनी देर में अपडेट कर दूं। ये रिसीव हो गए, ये ग्रुप में ठीक वाला ग्रुप है। Liza, Fatma, are you in this class? नहीं, इस्लाम नंबर 33 केवल 32 से।
चलिए स्टूडेंट्स शुरू करें फिर। सबसे पहले हम आर्गुमेंटेशन जो है उसकी बात करते हैं कि आर्गुमेंटेशन क्या चीज है। हेलो स्टूडेंट्स, भाई अब जरा मुझे थोड़ी सी ना एक दफा जरा हाजिरी लगवा दें, क्योंकि बाज लोग बिल्कुल मुझे महसूस हो रहा है कि सोए हुए हैं, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मुझे पूरी हाजिरी चाहिए प्लीज। ये अदनान नामी बंदा कौन सा यार, कभी नहीं बोला ये। ताशिफा, कैसे कैसे लोग हैं यार, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ इनके नाम। हरीम, मोहम्मद वारी चल रहा है, मीटिंग कैमरा ऑन है फिर भी चल रहा है। इजाज अहमद कभी कभार बोला करता था और अच्छा बोला करता था, आजकल ये चुप कर गया रमजान में। जासिम, हुई 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 ये किसी और क्लास में तो नहीं घुस गया मैं? कैसे लोग हैं यार, पहली दफा मैं नाम देख रहा हूँ इन लोगों के। हाँ, ये मैं कभी, मुझे पता ही नहीं लोगों का, ये कभी बोले ही नहीं है। इफ्रा, कायनात, बिस्मा काजी पहले बोला करती थी, अभी ये चुप कर गई हुई है बिल्कुल। जवेरिया नामी बंदा भी इसी क्लास में है। हाँ अब्दा खान, है नो बेटी, आप यहीं पे हैं, पहले तुम बाहर वेट कर रही थी। और इनके नाम लिए हैं या भी नहीं बोल रहे? ये कैमरा लगा के ना तो मजे से सो गए हुए, इन्हीं के कराटे की आवाज आ रही थी। हाँ कराटों की आवाज आ रही है बकायदा, आप बेशक कैमरे खोल के देख लो। जल्दी जल्दी पूछ लो माने नजीर, मैं आर्गुमेंटेशन शुरू करने लगा हूं। मैंने नई कैसेट लगा ली है, प्ले का बटन दबा दिया और तुमने, हाँ बोलो जल्दी क्वेश्चन पूछो। सर पेपर आप चेक करेंगे, कौन सा पेपर तुम्हारा? ओ भाई, मॉक्स खत्म हो गए हैं नूर फातिमा, फाइनल सीएसएस वाला तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं यहाँ बोलूंगा, आगे चले। अच्छा जी, आर्गुमेंटेशन क्या चीज है? नहीं है, मैं जवाब नहीं दूंगा, नेक्स्ट क्लास में पूछना दोबारा। 23, ठीक है नूर फातिमा, ओके। आर्गुमेंटेशन स्टूडेंट्स बेसिकली एक ऐसी स्किल है जिसको लर्न करने की कोशिश करें। उसकी वजह यह है कि आर्गुमेंटेटिव एसे और एब्स्ट्रैक्ट एसे आमतौर पे पाकिस्तान में कहा तो जाता है कि ये वाली एसे शायद इतनी पॉपुलर नहीं है और हर कोई जो है वो एक्सपोजिटरी एसे करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से मुख्तलिफ एग्जामिनेशंस के अंदर कि ट्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आर्गुमेंटेटिव का भी और एब्स्ट्रैक्ट एसे का भी। पिछले दिनों केपीपीएमएस में एक कोई एग्जाम था तो उसके अंदर तो 5 एब्स्ट्रैक्ट एसेस थी और 2 हार्डली, एक एक्सपोजिटरी थी और एक जो था वो मिला जुला था एब्स्ट्रैक्ट। और ये 2017 में एक सीएसएस का पेपर आया था जिसके अंदर 5 टॉपिक्स, 6 बल्कि आर्गुमेंटेटिव थे और 4 टॉपिक्स एब्स्ट्रैक्ट थे। अब अगर अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोजिटरी से सीख आपने लिया है मेथड पूरा, अब जरा उसके हटाने की थोड़ी सी कोशिश करें और ऐसे की टाइप्स जिसके बारे में आमतौर पे पाकिस्तान में मशहूर है कि जी आर्गुमेंटेटिव तो पास ही नहीं होता और एब्स्ट्रैक्ट वो लिखे जिसने खुदकुशी करनी है, कि ये तो सिरे से गलत है बिल्कुल। मैं आपको पहले भी रिजल्ट्स बता चुका हूं अपने, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। 2020 का जिस स्टूडेंट ने टॉप किया था सीएसएस का एसे, उसके 58 मार्क्स थे और उसमें आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखी हुई थी, हमारी स्टूडेंट थी।
2019 में जिसने लिखा हुआ था वो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे थी 73 मार्क्स। 2021 में जिस स्टूडेंट ने ऐसे मार्क्स दिए हैं 60 मार्क्स, टॉपर जो है ऐसे की, उसने एक्सपोजिटरी ऐसे लिखी हुई है। सो ये सारे लोग जो है वो आर्गुमेंटेटिव जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है और एग्जामिनर्स में सीएसएस की नॉर्मली इसको जरा पसंद किया जाता है। एक तो ये कि करते थोड़े लोग हैं, दूसरा ये कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखता ही वो शख्स है जिसको ऑलरेडी क्रिटिकल थिंकिंग आती है। सो ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है। चेकिंग करते वक्त पेपर्स आमतौर पे हम एक्सपोजिटरी एसेस पहले अलग कर लेते हैं, 70-80 आमतौर पे एक्सपोजिटरी एसेस होती है, 100 में से 10-12 आर्गुमेंटेटिव होती हैं, 5-6 जो है एब्स्ट्रैक्ट लोगों ने की होती है, वो साइड पे कर लेते हैं जी, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता होता है कि यहाँ पे एक अच्छी चीज पढ़ने को मिलेगी आर्गुमेंटेटिव ऐसे आमतौर। आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखता ही वो है, तो ये एग्जामिनर को, ये जो आप कोशिश कर रहे होते हैं ना इंप्रेस करने की, तो इंप्रेस फिर वो होता है आपकी आर्गुमेंटेशन से बेसिक। ये एक अच्छा मेथड होता है। ये जरा थोड़ा सा आजकल आके तो सीएसएस ने थोड़ा सा जरा इजी कर दिया हुआ है लोगों के लिए, ऐसे का पेपर और एक्सपोजिटरी टॉपिक्स डालते हैं। अदरवाइज एक्चुअल ऐसे अगर मानी जाती है ना तो वो आर्गुमेंटेटिव या एब्स्ट्रैक्ट ही मानी जाती है। आईएएस का जो इस साल का इम्तिहान है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इस साल जो पेपर है, वो भी सारा आर्गुमेंटेटिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, एक एक्सपोजिटरी का टॉपिक नहीं आया। सो बी प्रिपेयर्ड। और सीएसएस चूंकि आईएएस को बहुत कॉपी करता है, सो एनी टाइम यू मे बी सरप्राइज्ड बाय टू मेनी ऑफ द आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स इन दी। आर्गुमेंटेटिव का टॉपिक आमतौर पे जरा इजियर होता है क्योंकि इसके अंदर असल चीज टॉपिक का मटेरियल और इसके जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं वो नहीं होते, इसके अंदर असल कमाल मेथड होता है आर्गुमेंटेशन का। सो आर्गुमेंटेटिव ऐसे जरा ध्यान से सीखो। बाज लोगों को ये आसान लगता है और अच्छी स्कोर भी इसीलिए 50+ मार्क्स लेने हैं तो गो फॉर दिस, 60+ लेने हैं एब्स्ट्रैक्ट लिखो। आर्गुमेंटेशन में हमेशा 3 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। आर्गुमेंटेटिव एसे हैज 3 पार्ट्स। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जो पढ़ाया भी जाता है हमारे यहाँ बच्चों की तरह, कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में 2 साइड्स आपसे पूछी जाएंगी, आपकी जो भी साइड है वो सिलेक्ट कर लें और उसके ऊपर अपनी ऐसे जो है वो लिख मारें। आर्गुमेंटेशन के अंदर जो गलत है, आर्गुमेंटेशन के अंदर पहले मैं आर्गुमेंटेशन की बात करूंगा, फिर आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात करूंगा। आर्गुमेंटेशन के अंदर हम जो भी कुछ चीजें अगर नोट कीजिएगा, एक मैं वर्ड टर्म यहां पे यूज करूंगा थीसिस की, और ये थीसिस का टर्म जो है, ये थीसिस स्टेटमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं। थीसिस मींस योर ओपिनियन। आपका जो भी ओपिनियन है, आपका जो भी साइड है वो आपका थीसिस है। हम ये टर्म इसलिए यूज करते हैं कि आर्गुमेंटेशन में ये तीनों टर्म्स यूज होती हैं, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो पहले हम समझ लें कि थीसिस क्या चीज है। आपको टॉपिक ऐसा कोई दिया गया है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं और या कोई स्टेटमेंट ऐसी है जो डिबेटेबल है, आप उसको यस या नो में, फॉर एग्जांपल 2021 में थी मॉडर्न इन्वेंशंस मूव सोसाइटीज बैकवर्ड्स। अब आप ये आर्गुमेंटेटिव क्यों है? ये इसलिए आर्गुमेंटेटिव है कि अगर आप इस स्टेटमेंट के ऊपर लिखने की कोशिश करें तो आपको महसूस होगा कि इन्वेंशंस तो सोसाइटी को बैकवर्ड नहीं लेके जाती। इन्वेंशंस तो होती ही, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो सोसाइटी में इन्वेंशन की जरूरत होती है तो इन्वेंशन होती है जिससे सोसाइटी आगे जाएगी। और अगर हमने कहना है, जो एग्जामिनर कह रहा है कि मूव बैकवर्ड, सोसाइटी को बैकवर्ड करती हैं ये, तो फिर इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इन्वेंशंस होती जा रही हैं इंसान गारों की तरफ वापस जा रहा है। इज दैट द केस? नो, इट इज नॉट द केस। सो आप इसके साथ डिसएग्री कर, आप एग्री करना है, एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज आप करेंगे वो आपका थीसिस बन जाएगा। अब थीसिस अगर मौजूद है
तो जैसे किसी चीज को कहा जाता है कि जी प्रूव करना। अब मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने ये करता हूं कि जी दिस इज अ, आई विल प्रूव टू यू दैट इट इज अ पेन, आई विल प्रूव टू यू दैट इट इज अ बॉल पॉइंट पेन। डू यू थिंक मैं आपको प्रूव करूंगा या कि डिस्क्राइब करूंगा? जरा जवाब दीजिए। विल आई प्रूव इट और विल आई डिस्क्राइब इट? I will describe it. It is blue, it is made of plastic, it has a cap, it is, मैं describe करूंगा। प्रूव ये उस वक्त होगा जब मैं इसके साथ ये चीज शामिल करूं that it is a good ball point pen। जब मैं good कहूंगा तो ऑटोमेटिकली मैंने इसका एक एंटीथेसिस क्रिएट कर लिया कि कोई ये भी कह सकता है that it is not a good pen। अब जो ही एंटीथेसिस, जब ये चैलेंज हो गया, मैंने कहा जी गुड, अगर मैंने गुड कहा तो फिर मुझे प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं गुड नहीं कह रहा तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ मैं डिस्क्राइब करूंगा इसको। ये मैंने आपको समझाया है प्रूव क्या चीज। प्रूव के लिए लाजमी है कि उसकी कोई ऑपोजिट स्टेटमेंट मौजूद हो। द मोमेंट आई गिव माई ओपिनियन, इट्स अ वेरी यूजफुल पेन। कैसे साबित करें, प्रूव करें? मैंने ओपिनियन दिया है ना, गुड, यूजफुल, तो फिर आप में मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं ओपिनियन में ना जाऊं तो ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना थीसिस सिर्फ उसी वक्त बन सकता है जब उसका कोई ना कोई एंटीथीसिस भी मौजूद हो। दुनिया में हर चीज डुअलिटी में एग्जिस्ट करती है और इसी डुअलिटी की वजह से चीजें पहचानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट डे। हम दिन को दिन क्यों कहते हैं? इसलिए कि एक टाइम ऐसा भी होता है 24 घंटे में जब दिन नहीं होता, जब रात होती है। So we have a clear distinction between the day and the night. Light and darkness. Good and bad. The whole universe is divided into this dichotomy. अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने हर चीज को दुई में पैदा किया, जोड़ों में, दुई में पैदा किया। यूनिवर्स में सिर्फ एक चीज है जो इकाई में है, ओनली वन थिंग, और वो उस क्रिएटर की जात बारी ताला है जिसका कोई एंटीथीसिस नहीं है। बाकी हर चीज जो दुनिया में मौजूद है उसका वो प्लस माइनस, राइट लेफ्ट, अप डाउन। अब मैं इसको कहूं अप है तो डाउन का कॉन्सेप्ट होगा तो अब चीज मौजूद होगी ना। आप कुछ एग्जांपल्स देंगे मुझे? स्ट्रेंथ, वीकनेस, कुछ ऑपोजिशन की एग्जांपल्स देंगे मुझे? राइट, लेफ्ट, वाइस, वर्च्यू, वॉर, पीस, हैप्पी, सैड, कोल्ड, हॉट, यस, नो, ओ वेरी गुड, just, unjust, heavy, light, beast, beauty, pass, fail, fast, slow, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। एक देखो ना, किसी भी चीज को हम तुम कहा कि ब्यूटीफुल, भाई क्यों ब्यूटीफुल कह रहे हो? इसलिए कि अगली नहीं है ये। लॉन्ग एंड शॉर्ट, ओल्ड एंड यंग, हैप्पी, सैड, ऑल दीज थिंग्स। ओ वाजी बात, ताशफा बोल उठी है। ये हमारे साइलेंट जो लोग थे, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। अब्दुल्ला यूसुफ जई, मुझे साइंस में ना यार लेके जाना, मुझे नहीं आती ये चीजें।
lie and truth. Okay. Far and close. Yes, Akib. Okay. The whole universe is divided into dichotomy. अब देखो ना हाजरा, ऑनेस्टी का कॉन्सेप्ट क्यों मौजूद है? स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं? इसलिए कि दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट डिसऑनेस्टी का भी मौजूद है। हम किसी चीज को गुड क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो बैड भी हो सकती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीसिस तभी एग्जिस्ट कर सकता है। रूल नंबर 1 लिखें इसका। A thesis can exist only in the presence of an antithesis. Yes, sir. A thesis can exist only in the presence of an antithesis. ये हमारी बुनियाद है आर्गुमेंटेशन की, आर्गुमेंटेटिव ऐसे की कि थीसिस तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब कोई एंटीथीसिस को होगा, और ये हो नहीं सकता कि किसी का एंटीथीसिस ना हो। एक और लाइन लिखें, बोथ प्रूव ईच अदर्स एग्जिस्टेंस। लिखें, बोथ prove each other's existence. अगर एक नहीं है ना तो दूसरा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वैसे ये हमारा हो गया थीसिस एंड एंटीथीसिस। अब हम आ जाते हैं सीएसएस की ऐसे जो है वो कभी भी सिर्फ थीसिस और एंटीथीसिस पे नहीं लिखी जा सकती। इसके हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर ये समझना, जैसे स्कूल में डिबेट होती है तो एक बच्चा एक तकरीर कर रहा है तो वो समझता है कि जी डिबेट होती ही एक साइड की है। अच्छा, अगर मैंने डिबेट पेश करनी है, एक बंदे ने डिबेट पेश करनी है, तो उसको दोनों साइडें लिखनी पड़ेंगी। इसलिए ये सिर्फ एक के ऊपर हम बात नहीं कर सकते। हम ही ने एक चीज की एक साइड भी लिखनी है और दूसरी साइड भी लिखनी है। लेकिन क्या है कि हम अगर ये डिसाइड कर लें, इसमें ये भी नहीं है कि हम इसकी एक साइड डिसाइड कर लें इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अ ब्लेसिंग और अ कर्स। तो हम अगर ब्लेसिंग चूज करते हैं तो हमने एक्चुअली इसकी कर्स भी हमने लिखनी है। सिर्फ फर्क ये है कि आप पहले क्या लिखेंगे। आप जो भी साइड चूज करते हैं वो आपका थीसिस है। इसका मतलब है कि दूसरी साइड ऑटोमेटिकली एंटीथीसिस बन गई। इज इट क्लियर अप टिल हियर स्टूडेंट्स? आपने जो भी साइड आपकी चूज की वो आपका थीसिस बन गया और ऑपोजिट साइड ऑटोमेटिकली एंटीथीसिस बन गई। अब आ गया मसला सिंथेसिस का। लेकिन ये तो कोई कमाल नहीं है ना कि ब्लेसिंग भी और कर्स भी। जी ब्लेसिंग भी गिनवा दी, कर्स भी गिनवा दी, वो तो एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको दी हुई है। इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? यस और नो। यस और नो का कॉन्सेप्ट था तो एग्जामिनर ने आपको इसके लिए यस और नो पूछा था ना। तो ये दो चीजें तो ऑलरेडी एग्जामिनर को भी पता है, इसलिए सिर्फ इन दोनों चीजों को मेंशन कर देना भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं बनती। आर्गुमेंटेटिव ऐसे बनती है जब आप थर्ड पार्ट सिंथेसिस। अब सिंथेसिस हमारे यहां गलती से ये समझा जाता है कि जी थीसिस और एंटीथीसिस के दोनों चीजों को मिला दें तो सिंथेसिस बन जाता है। ये लॉजिकली इनकरेक्ट है।
एरिस्टोटलियन मेथड या पुराना जो प्लेटोनिक मेथड था, वो प्लेटो का, सोक्रेटिस का, उसमें सिंथेसिस जो था उसके अंदर थीसिस और एंटीथीसिस की दोनों चीजों को मिलाएं तो ये सिंथेसिस बन जाता है। तकरीबन फॉर 2000 years तकरीबन यही समझा जाता रहा कि सिंथेसिस जो है उन दोनों चीजों को मिला के बनता है, अनटिल हेगल जो जर्मन फिलोसोफर है, हेगल ने ये डिफाइन किया कि सिंथेसिस लॉजिकली हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि दो नेशंस आपस में लड़ी हैं और आप उनकी सुलह करवा दें, कभी सुलह देर तक नहीं रह सकती। वो लड़ी क्यों अगर उनकी सुलह होनी थी? चीजों को कंबाइन करके कभी भी सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। ग्रे कलर बजाते खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या चीज ब्लैक है या व्हाइट है। आप ब्लैक और व्हाइट को मिक्स करेंगे तो ग्रे मिलेगा, वरना ग्रे बजाते खुद नहीं कोई भी चीज। So logically, the synthesis of two things combined does not exist logically. Hegelian dialectic method जो हम CSS essay में फॉलो करते हैं, Hegelian dialectic ये है कि थीसिस पेश किया जाएगा, एंटीथीसिस पेश किया जाएगा, और उसके बाद हम जो सिंथेसिस पेश करेंगे उसमें अपने थीसिस को डिफेंड करना है, उसमें अपने थीसिस को डिफेंड करना है। सिंथेसिस एक साइड ले सकता है, सिंथेसिस दरमियान में नहीं रह सकता। आर्गुमेंट देंगे थीसिस, उसकी काउंटर आर्गुमेंट एंटीथेसिस, उसके बाद रिबटल ऑफ द काउंटर आर्गुमेंट सिंथेसिस। ये है सीएसएस का जो है वो मेथड। मैं आपको इसको रिटर्न जो है वो दिखा देता हूं अब सारा कुछ। यही जो चीजें मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ, all of this I'm going to present to you in the written form now. ये है argumentative essay CSS में। This is the type of essay in which the writer chooses one side of the argument and tries to support his opinion, जिसको thesis कहते हैं, in comparison to the opposite opinion of the antithesis. अब देखो ना, जब तक आप एंटीथीसिस मेंशन नहीं करेंगे, आप अकेला थीसिस ही मेंशन करते रहें तो वो प्रूफ तो ना हुआ। दैट इज व्हाई हमने ही एक ही माइंड ने उसका एंटीथीसिस भी पेश करना है। लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट इन सच एन एसे टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ओपिनियंस ऑफ बोथ साइड्स एंड ड्रॉ अ सिंथेसिस। और इसमें हमने क्या करना होता है? प्रूविंग थीसिस टू बी करेक्ट और ट्रू। दूसरे लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि सिंथेसिस अपोजेस द एंटीथेसिस एंड डिफेंड्स और सपोर्ट्स और रीइंफोर्सेस द थीसिस। सिंथेसिस का क्या काम है? उसने अपने थीसिस को डिफेंड करना है। क्यों डिफेंड करना है? इसलिए कि एंटीथेसिस वालों ने उसके खिलाफ जो थी वो आर्गुमेंट पेश की थी। In synthesis, the essay writer defends his thesis, which has been challenged by the antithesis. ये है argumentative essay, basically having 3 parts. इसका मेथड मैं आज आपको दिखा देता हूं, उसके बाद लेक्चर खत्म करते हैं आज का। इसकी आगे एग्जांपल्स, इसको लिखना कैसे है, वो सारी चीजें मैं बाद में करूंगा। आज सिर्फ आप थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस का जो लेआउट है सिर्फ वो समझिए। स्टूडेंट्स, इसमें करना ये होता है हमने कि आर्गुमेंटेटिव एसे में हमने जिस तरह एक्सपोजिटरी एसे में 16-17 पॉइंट्स थे वो नहीं निकालने होते। इसमें हम सिर्फ 5 मेन एरियाज ले लेते हैं, 5 पॉइंट्स ले लेते हैं बस। जो हम बयान करेंगे तो वो हमारा थीसिस हो जाएगा, और फिर उन्हीं 5 पॉइंट्स का हमने एंटीथीसिस पेश करना है, और फिर उन्हीं 5 पॉइंट्स का हमने सिंथेसिस पेश करना है, उसी तरतीब से। इसकी ऐसे में पहले अपना इसका मेथड ये है कि उसी तरीके से क्रंच पैराग्राफ और सारा कुछ जो कुछ है वो आ जाएगा। इसमें पहले हम अपने थीसिस के पॉइंट्स जो हैं वो पेश कर लेंगे। इसके अंदर हम पहले अपने थीसिस के 5 पॉइंट्स जो हैं, पैराग्राफ्स जो हैं, ये लिखेंगे। हर एक पॉइंट के ऊपर एक पैराग्राफ है। अब ये ख्याल रहे कि पैराग्राफ के अंदर चीजें मिक्स नहीं करनी। थीसिस के हर पॉइंट के ऊपर एक एक पैराग्राफ है।
जी स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ रही है? जरा मुझे आप बताते जाइएगा, जल्दी जल्दी इसको करके फिर मैं वाइंड अप करता हूं। तो आपने पहले अपना 5 पॉइंट्स तरतीब से पेश कर लिए, ओके। इसके बाद इसको मैंने सुभान क्या रिपीट करूं यार, आपने जो ये होता है ना सोए हुए बंदे की पहचान, थीसिस के बाद आप जो बात कर रहे हैं, आप अपने 5 पॉइंट को पेश कर दें, वो आपका थीसिस हो जाएगा ऑटोमेटिक। असल कमाल थीसिस लिखना नहीं है, वो तो आप लिखते ही हैं 5 पैराग्राफ्स। असल कमाल ये है कि उसी तरतीब से, कलर कोडिंग मैंने इसलिए की है कि उसी तरतीब से हर एक पॉइंट की एंटीथीसिस में मुखालफत करनी है। मुमना 5 पॉइंट्स आगे ना कि जिनमें कहा कि इन्वेंशन जो है वो ब्लेसिंग्स है। अब अगले 5 पैराग्राफ्स में क्या करना है, आपने 3A जो पैराग्राफ था उसमें एक पॉइंट दिया, 4A में उसी पॉइंट को काउंटर कर दिया। हमने कहा कि जी इन्वेंशंस जो हैं, बस चलो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी ब्लेसिंग ये है, 3A में हमने लिखा कि जी कम्युनिकेशन बड़ी आसान हो गई है। 4A में जब हम पहुंचेंगे 5 पैराग्राफ लिखने के बाद, तो एंटीथीसिस क्या पेश करेंगे, हम कहेंगे जी ब्लेसिंग कहां, मुखालिफ लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कर्स है, आप कहते हैं ब्लेसिंग है, कम्युनिकेशन बड़ी आसान हो गई है। जराइम भी तो बढ़ गए हैं ना, हर तरफ जो है वो हैकिंग हो रही है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, और हमारी आइडेंटिटी जो है उसकी थेफ्ट हो रही है, तो ब्लेसिंग कैसी हुई, जो कर्स है ये तो। जी स्टूडेंट्स, एक ही चीज के पॉइंट्स बनते हैं ना ऑपोजिट, यहां तक क्लियर है? तरतीब से चलना है, जिस तरतीब से हमने थीसिस पेश किए थे उसी तरतीब से हम एंटीथीसिस पेश कर रहे हैं, मिक्स नहीं करना। अच्छा आगे जरा गौर करो सिंथेसिस पे। बस ये आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है मेरा। सिंथेसिस में हम क्या करेंगे कि जो एंटीथीसिस पेश हुआ था 4A में, हम उसको डिसप्रूव करेंगे, उसको काउंटर करेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारा 3A जो था वो ठीक था। डिफेंड करेंगे ना 3A को, इसको जरा समझ लो तो बस। हम ये साबित करेंगे कि जी कर्स नहीं है कम्युनिकेशन, इसके बहुत फायदे हैं। आप अगर इसको कर्स कह रहे हैं तो वो इंसान ने कर्स बनाया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बजाते खुद कर्स नहीं है, इंसान ने गलत इस्तेमाल करके उसको कर्स बना दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बजाते खुद एक ब्लेसिंग ही है। इसी तरीके से हर एक पॉइंट जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करूंगा। जी यहां पे हमने सिंथेसिस में अपने थीसिस के हक में आर्गुमेंट डेवलप करनी है, कैसे? एंटीथीसिस को गलत साबित करके। ये है इस ऐसे को लिखने का तरीका। ये बड़ा टेक्निकल सा काम है, बड़ा आसान हो जाता है, इसके टॉपिक आमतौर पे आसान होते हैं। एक पॉइंट पकड़ा, उसके बारे में सोचा कि भाई मेरा पॉइंट ये है, अच्छा इसको मुखालफिन क्या कहेंगे, मुखालफिन ये कहेंगे और मुखालफिन कहेंगे उसका मैं ये जवाब दूंगा, ये सिंथेसिस हो गया। इसकी सादा सी मिसाल दे लेते हैं। मोमना तुम अभी इससे पहले ना सोई हुई थी, तुम अभी जागी हो, ये मेरा थीसिस है, जवाब दो मोमना। ओ हाँ हाँ नहीं, जवाब दो, मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं तुम्हारे साथ। मेरा थीसिस है कि ये सोई हुई थी पहले।
और मैं कुछ ना कुछ प्रूफ भी दूंगा ये सोई हुई थी। अब ये क्या करेगी, अब ये जवाब देगी कि नहीं नहीं मैं नहीं सोई हुई थी ना, और ये मुझे कोई ना कोई प्रूफ जो है वो देगी उसके साथ। अब जब इसने प्रूफ दिया कि नहीं वो जाग रही थी, तो क्या मेरी आर्गुमेंट खत्म होगी? फिर मैं उसके ऊपर नहीं कोई बात करूंगा? क्या ख्याल है, डिफेंड नहीं करूंगा अपनी बात को कि करूंगा? करेंगे ना? ये सिंथेसिस हुआ, ये सिंथेसिस हुआ। मैं अपने पॉइंट को डिफेंड करूंगा उसके एंटीथेसिस के जवाब में। बस बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको बाकायदा मैं रेफरेंस, एग्जांपल, पैराग्राफ्स, एवरीथिंग आर्गुमेंटेटिव ऐसे उसके ऊपर मैंने काफी तैयारी की हुई। ओके जी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। खुदा हाफिज।